ओके सो आज स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क के अंडर देखा था, स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है? बार्क ऑफ ट्री को बोलते हैं ना। इन 1665 ओके। सो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। ओके, सो उन्होंने क्या देखा रॉबर्ट हुक ने? भाई साहब ने देखा कि उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं सेल्स में, लाइक ऐसा यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन 1665 याद रखना आप लोग। ओके, सो क्या है? न्यूक्लियस याद होगा, पिछले क्लास में भी पढ़े थे। खैर, ये क्या है? न्यूक्लियस है, सेल है ना। सेल के बीच में जो डॉट 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 है न्यूक्लियस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। what are these structure? ओके, यहाँ पे तो cells were discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in cock of slice with the help of primitive microscope. Leeuwenhoek in 1674 with the improved microscope discovered free living cell in pond of water for the first time. Leeuwenhoek ने 1674 में इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, लाइक वो तो प्रिमिटिव था 1665 में, उससे थोड़ा सा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा लिविंग सेल पॉन्ड वाटर फर्स्ट टाइम। सो इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है? तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। कब? 1831 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद पुरकिंजे इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने कॉइंड किया? पुरकिंजे ने। कब? 1839। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई ये बातें। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंसेस ऑफ द सेल। अब सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड देखो, सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बने हुए हैं सेल से, एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड इट वॉज प्रेजेंटेड बाई 2 बायोलॉजिस्ट। ये जो थ्योरी है प्रेजेंट किया गया 2 बायोलॉजिस्ट, एक सेलेडन और एक सचुआन, है ना। कब? 1838 एंड 39। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड by Virchow in 1855 by suggesting that all cell arise from pre-existing cell. उन्होंने क्या सजेस्ट किया विर्चो ने 1855 में कि जितने भी सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज़ नोन एट द सिंगल सेल मे बी कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। चलिए, Chlamydomonas and Parameciums and bacteria. These organisms are called unicellular. ये सारे unicellular यानी single cell से बने हुए हैं। Okay. So on the other hand, many group together at a single body assume a different function in it to form various body types in multicellular organisms. Multi it means many, such as some fungi, plant and animals, है ना। multicellular जैसे कि fungi, plants और animals। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। The shape and size of the cells are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape, है ना। अलग अलग shape, अलग अलग function carry करते हैं। So, division of labor is also seen with a single cell. सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज ए सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल्स में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर, उसे हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ, ये सब हो चुकी है बात। सेल को रॉबर्ट हुक ने कैसे कॉर्क के नीचे डिस्कवर किया, सब बातें हो चुकी है हम लोगों की। क्वेश्चन की बात अगर करें तो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पे। ओके, सो दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। This is the outermost covering of the cell that separate the contents of the cell from its external environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक outermost covering सेल है जो सेपरेट करता है सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, है ना। जैसे कि हमारी बॉडी की स्किन है। लेट्स एन एग्जाम्पल जैसे जूम करो, है ना। ओके, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow or permit the entry and exit of some material
इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सबसे पहले ये तो प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, सेपरेट करता है कवरिंग सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, और फिर इसका और क्या काम है, अलाउ करता है, परमिट करता है। अलाउ या परमिट एक ही मतलब हुआ, यानी कि एंट्री और एग्जिस्ट, है ना, ऑफ सम मटेरियल ऑफ द सेल। सो it also prevent movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. अब देखो ये क्या करता है कि कुछ मटेरियल्स को some other materials को प्रिवेंट करता है मूवमेंट से, उसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ता हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है, तो सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या होता है आप समझिए यहाँ से, a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। O2 enters the cell by the process of diffusion। अब ऑक्सीजन सेल में एंटर कैसे करता है, अगर एक क्वेश्चन बनता है तो याद रख सकते हैं आप कि प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सो दस डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ गैसियस एक्सचेंज। डिफ्यूजन क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज किसके बीच में, सेल्स और फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, है ना। गैसियस एक्सचेंज किसके किसके बीच में, डिफ्यूजन सेल्स और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। यहाँ पे होगी बात खत्म। अब आते हैं वाटर ऑल्सो obey the law of diffusion. The movement of water molecule through such selectively permeable membrane is called osmosis। अब osmosis क्या होता है, देखो फिर से कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है सिलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो अफेक्ट होता है किससे, दैट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वाटर इन सब्सटेंसेस, है ना। Okay, so is the passage, the osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium reached। आप मेरी बात एक सुनो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ osmosis क्या है। जैसे मान लिया जाए एक डब्बा है, जस्ट जूम करना थोड़ा सा एग्जांपल। अब इसमें क्या है, भरा हुआ पानी यहाँ तक, ठीक है, समझ गए आप। अब एक डब्बा और है, इसमें थोड़ा सा पानी है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक लिया पाइप भाई और इसमें दिया जोड़। अब इसमें जोड़ दिया, इसमें पानी 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 गिर रहा है। तो ये पानी जब तक इससे इसमें जाएगा, यानी हायर टू लोअर, जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। अब देखो कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब ए मान लो ऐसा यहाँ पे गायब हो गया। अब यहाँ पे मैं ब्लैक ले लेता हूँ, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, अब मैंने ले लिया, तो अब क्या है, अब यहाँ तक, अब ए पूरा यहाँ तक पानी इसमें जब तक बराबर ना हो गया हो इसमें आके, यानी हायर टू लोअर जा रहा है ना। अब इसमें भी आया, जब तक ये दोनों में बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन टू हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, किससे, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। देखो फिर से मेरी बात समझ लो, रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लेके रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाए, नहीं इक्वल नहीं हो जाए वो वाटर। समझ में आ गया ऑस्मोसिस, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, है ना। ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या होगा, एक क्वेश्चन है, चलो मान लो कि क्या होगा अगर एनिमल सेल या फिर तो प्लांट सेल को हम सॉल्यूशन में रखें, किसमें, शुगर सॉल्यूशन या फिर साल्ट सॉल्यूशन में, है ना। तो पहली चीज़, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सेल, अगर जिस मीडियम से वो सराउंडेड है ना, सेल, एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल, मेरी बात को समझना आप, एनिमल सेल या प्लांट सेल अगर सराउंडिंग है हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से, सेल से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। पहली चीज़, जो आउटसाइड सॉल्यूशन है बाहर का, वो क्या है, डाइल्यूट है। एंड द सेल विल गेन वाटर, सेल क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा सराउंडिंग है उसका, सेल क्या होगा, वाटर गेन कर लेगा, किससे, ऑस्मोसिस से। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जब सेल वाटर गेन कर लेता है, क्या कर लेता है, मेरी बात फिर से समझो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर गेन कर लेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. द नेट ओवरऑल रिजल्ट दैट वाटर इंटर्स द सेल एंड द सेल विल लाइकली टू स्वेल अप. अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. सीधी सी बात क्या होगा, साल्ट या शुगर सॉल्यूशन में, प्लांट सेल एनिमल सेल कोई भी हो, तो एक सेकंड, तो इसमें क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, कि सेल जो है ना वाटर गेन कर लेगा. सेल क्या करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, वाटर गेन कर लेगा, और गेन करके चलो ये फूल के बड़ा हो गया, इतना बड़ा, ऐसा 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 स्वेल अप हो गया, है ना. चलिए यहाँ तक ये बात हाइपोटोनिक क्लियर. अब दूसरी बात पे आते हैं. दूसरी बात, अगर मीडियम जो एग्जैक्टली सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा सेल का और सॉल्यूशन का, शुगर या साल्ट सॉल्यूशन का, तो उसमें क्या होगा, वाटर मूवमेंट नहीं होगा. वाटर मूवमेंट नहीं होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वाटर मूवमेंट नहीं होगा. आइसोबार, आइसोटोनिक, आइसो इट मीन्स इक्वल, ठीक है, याद रखना. सो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात. फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मीडियम एग्जैक्टली सेम होगा वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल का और उस सॉल्यूशन का, तो उसमें वाटर मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाटर मूवमेंट नहीं होगा. ये तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. तो ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग. अगर अब यहाँ पे अभी तक यहाँ तक हो चुका था, आइसोटोनिक तक कर लिया था हमने, ठीक है, कि सेम साइज में रह जाएगा सेल, ना स्वेल करेगा नहीं तो श्रिंक होगा. अब आते हैं थर्ड नंबर. इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर मीडियम जो है उसका कंसंट्रेशन वाटर क्या है, लोअर है. किससे, सेल से वाटर कंसंट्रेशन जो मीडियम है जिससे वो ट्रैवल करेगा, तो वो मीडियम सॉल्यूशन का, वो अगर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन अगर लो है, ठीक है, लोअर है, तो मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है. तो सेल क्या होगा, वाटर लूज करेगा. सेल क्या करेगा, वाटर लूज करेगा. सच एज ऑस्मोसिस नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. जिसमें वाटर लूज करता है, जिसमें, फिर से समझो, जिसमें वाटर लूज करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है. चलिए यहाँ तक मैं रिपीट करता हूँ. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, क्योंकि वाटर ऑफ सराउंडिंग उसका हायर कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है, हो गई पहली बात. दूसरी बात, आइसोटोनिक में सेम रहेगा, क्योंकि वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल का और वाटर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का सेम रहता है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा वाटर पर, ठीक है. हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है. समझ में आ गया यहाँ तक. अब बात करते हैं यहाँ पे. अगेन, वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम वाटर लीव्स द सेल देन इंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक. सीधी सी बात है, अभी मैंने बात किया कि क्या होगा, जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो वाटर वो सेल से वाटर की ओर जाएगा, इसलिए सेल श्रिंक हो जाएगा. सो ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है. ऑस्मोसिस क्या है, केस ऑफ डिफ्यूजन है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. अब आते हैं ए में, ऑस्मोसिस विथ एन एग. रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाई डिजॉल्विंग इट इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट. अब जो उसका सेल है एग का, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ठीक है. सो अगर आप रिमूव करोगे सेल के, एग के सेल को, उसके छिलके को एग के, और डाइल्यूट कर दोगे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सो ए थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज द एग. पुट द एग इन अ प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट. वाई डू यू ऑब्जर्व, तो द एग स्वेल बिकॉज वाटर पासेज इन टू इट बाई ऑस्मोसिस. अब देखो, एग को पहले डाइल्यूट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, उसके बाद निकाल के एक प्योर वाटर में डाला, तो 5 मिनट बाद क्या होगा, एग ने वाटर को स्वेल कर लिया ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है. पहली चीज़, एक क्या किया, स्वेल कर लिया, है ना. सो प्लेस अ सिमिलर डी सेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, ऑब्जर्व 5 मिनट. आप वही सेम सिमिलर डी सेल्ड, यानी कि मतलब उसका सेल छिलका उतारा हुआ अंडे को आप साल्ट सॉल्यूशन में डालो 5 मिनट, और देखो तो क्या होगा, एग श्रिंक हो जाएगा, उससे पानी निकल जाएगी, है ना. इट मीन्स वो श्रिंक हो जाएगा सेल, उसके सेल से, और ट्रांसफ़र हो जाएगा सॉल्यूशन में. वाई वाटर passes through egg solution into the salt solution, because the salt solution is more concentrated. क्यों, क्योंकि साल्ट का सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. अब देखो, यूनिसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे लगभग मोस्टली प्लांट सेल वो वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस से. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. अब देखो, जो प्लांट रूट जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर को खींचता है, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का. 10 डिफ्यूजन इज एन इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसियस एंड वाटर इन द लाइफ सेल. डिफ्यूजन का क्या है, इंपॉर्टेंट है रोल, किसमें, गैसियस ऑफ एक्सचेंज और वाटर इन द लाइफ सेल, ठीक है. यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. चलिए
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? फ्लेक्सिबल होता है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिपिड और प्रोटीन से बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो enables the cell to engulf the food to other material from its external environment. Such as process are known as देखो अब मेरी बात समझो, इंडोसाइटोसिस किसको बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस क्या होता है? जैसे कि मान लिया ये अमीबा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा फूड रखा हुआ, तो अमीबा क्या करेगा भाई, ये चलते 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 आएगा 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 आएगा, अब इसको पूरा पूरा अपने ऊपर इनगल्फ कर लेगा, कवर कर लिया, और इसको कवर करके क्या होगा, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। इसी को इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। समझ में आ गई होगी। तो अमीबा इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से ही फूड को एक्वायर करता है। ठीक है, हाउ टू सबटेन लाइक CO2 वाटर मूव एंड और डिफ्यूजन से। ठीक है, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। चलो अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं सेल वॉल पे। सो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, प्लांट सेल एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। प्लांट सेल का क्या है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और रिजिड आउटर कवरिंग सेल है, उसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सो द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, समझ में आ गई। सो द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट का सेल वॉल वो बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। किससे? सेलुलोज से। याद रखना भाई, सेलुलोज है ना। सेलुलोज इज कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेलुलोज क्या है? सॉरी, सेलुलोज एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है और प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे। When a living water cell lose water through osmosis, there is a shrinkage or contraction in the contents of the cell away from the cell wall. The phenomena is known as plasmolysis. अब देखो, प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? जब कोई भी लिविंग प्लांट से वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस के द्वारा, तो श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, तो उसके जो कंटेंट्स है वो सेल वाल से उसके सेल दूर हो जाते हैं। सेल वाल से उसके कंटेंट श्रिंक होने के बाद दूर हो जाते हैं। तो इसी फेनोमेनन को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं। तो सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अब देखो, सेल वॉल क्या करता है? परमिट करता है सेल के, प्लांट या फंगी या फिर बैक्टीरिया को, कि कितना भी डाइल्यूटिक हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया में वो स्टे करे बिना बर्स्ट किए हुए। ठीक है, अब हाइपरटोनिक में क्या होता है? सॉरी, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल क्या करता है ना, वाटर लेता है। हाइपरटोनिक में सेल लूज करता है। देखो, हाइपरटोनिक में वाटर लूज करता है और हाइपोटोनिक में क्या करता है? गेन करता है। ठीक है, चलिए। द वॉल exert an equal pressure against the swollen cell because of their walls. कुछ इंपॉर्टेंट बात तो नहीं लगी मुझे। आइए न्यूक्लियस पे आता है सर। So peel without putting the iodine solution. I remember the temporary amount of onion peel we prepared onion solution peel. Why would have tried? Peel without putting the iodine solution. Tried see the difference. कुछ है ही नहीं भाई इसमें, मैंने इसको मार्क नहीं किया, मुझे नहीं पता यार। अच्छा, एक बार पूरा पढ़ लोगे। When we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored according to their chemical composition? Different region of cell get colored differently. Some region appear darker than other region. Apart from iodine solution, we could use safranian solution, methylene blue solution to stain the cell. We have observed the cell from an option. Let us now observe from cell on body. कुछ है नहीं यार, तो मैंने सॉरी भाई टाइम का बात तो नहीं कर दी। कितना टाइम हुआ? ओके 19:15 यार, मैं ख़त्म करूँगा आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो चिल करो आप। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में क्या होता है? डबल लेयर कवरिंग सेल होते हैं, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड टू इट्स आउटसाइड। ओके सॉरी, देखो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है ना, पोर्स होते हैं। पोर्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे समझ लो आप, जो कि अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इनसाइड न्यूक्लियस के इनसाइड से आउटसाइड में। ठीक है, क्या करते हैं? इनसाइड से आउटसाइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दैट इज टू द साइटोप्लाज्म विच वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 5.24। ओके भाई,
So the nucleus contain chromosomes which are visible as a rod shaped structures. न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोजोम्स जो कि विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर में होते हैं. ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. कब वो दिखते हैं? जब वो सेल डिवाइड होने को होता है. क्रोमोजोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. क्रोमोजोम में क्या होता है कि वो इनहेरिटेंस कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से टू नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए वो जो कंटेन करते हैं डीएनए के फॉर्म में डीओजाइरिबो न्यूक्लिक एसिड्स मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्रोमोजोम्स डीएनए कंटेन करते हैं. सो क्रोमोजोम जो बना होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है. ठीक है, क्रोमोजोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. सो डीएनए मॉलिक्यूल आर द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनल सेल फंक्शनल सेगमेंट. ओके, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन कहते हैं. ठीक है, जो कि फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए को उसको जीन्स कहते हैं. इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए प्रेजेंट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज ए इंटेंगल्ड मास ऑफ ए थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर. थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर. ठीक है, क्रोमेटिन होता है. सो सेल इज वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज लाइक इनटू द क्रोमोजोम. अब देखो, जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है भाई तो क्या होता है कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड होके एक क्रोमोजोम्स बना लेता है अपने आप को. ठीक है, मैच्योरिटी. ओके, सो विल डेवलप व्हाट विल एग्जिबिट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. The nucleus plays a central role in unicellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way of the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of a nuclear membrane, such as undefined nuclear region containing only nucleic acids called nucleoid. अच्छा, अब देखो कुछ न्यूक्लियर रीजन जो होते हैं वो पुअरली डिफाइंड होते हैं. सॉरी, मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें जो एब्सेंस रहता है, तो ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स. अब मेरी बात को समझिए, जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होता है उसमें होते हैं न्यूक्लिक एसिड. उस न्यूक्लिक एसिड को जो कंटेन करते हैं उसको न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स में नहीं होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स. जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट प्राइमेटिव और प्राइमरी. ठीक है, प्रो मतलब कैरियोट मतलब न्यूक्लियस. ऑर्गेनिज्म विथ द सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक. मतलब ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देखो, ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. ठीक है, मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको यूकैरियोट्स बोलेंगे. ठीक है, जिसमें नहीं होगा प्रोकैरियोट. अब प्रोकैरियोट सेल्स ऑल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द अदर देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोट्स में लाइक होता ही है, साथ में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिजम्स भी, ऑर्गेनल्स भी. मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल ऑल्सो परफॉर्म्ड. लेकिन यूकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. सो द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन वेसिकल्स वैग लाइक अ स्ट्रक्चर बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल्स. अब देखो, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक में होता है तो उसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं एसोसिएटेड उस मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन वेसिकल से, जो कि वैग लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन प्लास्टिड बट नॉट विथ प्लास्टिड. प्लास्टिड के साथ नहीं होते हैं अटैच्ड एज इन यूकैरियोटिक सेल्स. देखो यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम से न्यूक्लियोइड है. अब साइटोप्लाज्म पे आता हूँ. यार सच बताऊँ बोर हो गया, बोलने का मन नहीं कर रहा. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cells. Cytoplasm जो होता है fluid content होता है उसके inside, plasma membrane के inside. It also contains many specialized cell organelles. Which of these organelles perform a specific function for the cell? Cell organelles are enclosed by membrane. In prokaryotes, beside the absence of defined nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. अब देखो, प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, absence of defined region and the member bound cells organelles are also absent. देखो, न्यूक्लियर रीजन
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में. ऑन द अदर हैंड द इक्वेरियोटिक सेल्स हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इक्वेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल्स भी होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, ऑर्गेनल्स भी होता है. बात पीछे भी किए थे हमने. So the significance of membrane can be illustrated with example of viruses. Viruses like any membranes and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. वायरस क्या होता है ना कि कोई भी मेम्ब्रेन शो नहीं करता है अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. क्यों? जब तक वो किसी बॉडी में एंटर ना करे और उसके मशीनरी यूज ना करे अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए. ठीक है, बात क्लियर हो गई है. आगे बढ़ता हूँ. अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में. बहुत छोटी सी बात है. देखो थोड़ा सा डिफरेंसेज है, इस बात को देखते इस पे क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए, है ना. साइज जनरली स्मॉल होते हैं और इक्वेरियोटिक्स के लार्ज होते हैं. 1 से 10 माइक्रोमीटर, इसका 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है. 1 माइक्रोमीटर इक्वल 10⁻⁻6 मीटर होता है. ठीक है, याद रखना. सो प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर रीजन होते हैं. इक्वेरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्रोमोजोम सिंगल होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोजोम होता है. प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोजोम्स, इक्वेरियोटिक्स में मोर देन 1 क्रोमोजोम्स. इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अब्सेंट होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है. समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सेल ऑर्गेनल्स पे आता हूँ. सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है? एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट कंटेंट्स separate from the external environment. Large and complex cells need a lot of chemical activities to support their complicated structures and function to keep these activities of the different kind of separate from each other. So organelle cells, these cells used to membrane bound little structure or organelles within themselves. This one of the feature of the eukaryotic cells. eukaryotic cells का फीचर्स है. अब कोई बात इसकी इंपॉर्टेंट. अच्छा आते हैं. अब देखो पहली बात आते हैं इंपॉर्टेंट. यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा. पिछले सीडीएस में आ चुके हैं बहुत सारे, 1-2 क्वेश्चन. क्या पिछले 2022 वाले में भी आ चुके हैं. सीडीएस 2 में एक क्वेश्चन. अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क. इसके 2 टाइप होते हैं, एक आरईआर एक एसीआर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. अब आते हैं यहाँ पे, पहले बात करता हूँ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क ऑफ बाउंड है, बाउंड ट्यूब एंड सीट्स. बाउंड ट्यूब एंड सीट्स. It looked like long tubal, round or oblong bags vesicle. The endoplasmic reticulum membrane is similar to the structure to the plasma membrane. Endoplasmic reticulum membrane का similar structure होता है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. ठीक है. सो इसके 2 टाइप होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो रफ एंडोप्लाज्मिक लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप. रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है? रफ दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर. क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं इसके सरफेस से. क्यों दिखता है रफ एंडोप्लाज्मिक रफ माइक्रोस्कोप में? क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो अटैच्ड होते हैं इसके सरफेस से. सो द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. अब मेरी बात को आप समझना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है. पहला काम एकदम ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आया हुआ है. द राइबोसोम्स जो कि प्रेजेंट होता है एक्टिव सेल्स में, इसके जो राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये क्या करता है? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है, यानी प्रोटीन बनाता है. द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेज इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. अब जब बना लिया भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो क्या किया? उस प्रोटीन को भेज देगा कहीं ना कहीं जहाँ जरूरत होगी. ठीक है. अब बात करते हैं एसीआर. तो द एसीआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल. मेरी बात कब समझना. रफ ने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया. स्मूथ एसीआर क्या बनाएगा? यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड बनाता है. क्या बनाता है? फैट और लिपिड. याद रखना, फैट और लिपिड, फैट और लिपिड, फैट और लिपिड याद रहेगा. ठीक है. ओके. सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अब कुछ लिपिड और प्रोटीन्स हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में. सो इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है. समझ गया भाई? कुछ नहीं, रफ बनाता है क्या? प्रोटीन. फैट और लिपिड बनाता है स्मूथ. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, जो कि हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में, ये दोनों मिलके. चलो काम खत्म. सम अदर प्रोटीन, कुछ अदर प्रोटीन है लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड
हार्मोन्स, कुछ अदर्स प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन की तरह फंक्शन करते हैं। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेट, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयरेंस कभी डिफरेंट होता है हर सेल में, लेकिन नेटवर्क सिस्टम इनका बहुत बड़ा होता है। आप समझते हैं यहाँ पे ये जो फिगर है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए ये देखो न्यूक्लियस है, बुक होगा तो ज़्यादा बेहतर देख पाओगे यार, यहाँ पे तो शायद ना दिखे, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से अब मैं इतने में क्या ही बता दूँ, लेकिन मोटा मोटा समझो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। ठीक है, चलो इस पर कोई टाइम पर बता कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से मैं बताऊँगा, ऊपर वाली बातें समझ में आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, ओके भाई, आप लोग देख लो थोड़ी, भाई बहन जो भी हो। ओके, सो दस वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ टू सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला काम क्या है कि चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, स्पेशली प्रोटीन, खासकर प्रोटीन का चैनल जो कि ट्रांसपोर्टेशन से लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ? बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कहाँ कहाँ? साइटोप्लाज्म में या फिर तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, समझ गए? सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करवाता है। किसको? सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल को। अब इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। अब देखो, लीवर सेल ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। चैप्टर 7 में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, टेंशन नहीं लेना। सो ACR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। मेरी बात याद रखना। अब एक और बात यहाँ पे आगे जुड़ गई है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। किसको? पॉइजन और ड्रग्स को भी। ठीक है, पॉइजन और ड्रग्स को भी। कुछ देख के आएगा क्या समझ में? क्या भाई, क्या चर्चा करना है? आओ ना यार, समझ लो। गोल्गी apparatus क्या होता है, अलग अलग डिटेल ही पढ़ लो ना, कोई इशू नहीं। ये थोड़ा बड़ा है क्या? चलो कोई बात नहीं। हो, चलिए शुरू करते हैं। सो गोल्गी apparatus की बात करते हैं। सो द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्गी। उन्हीं के नाम पे नाम पड़ गया भाई, गोल्गी apparatus। ठीक है, ओह सॉरी। गोल्गी apparatus पहले डिस्क्राइब करने वाले व्यक्ति थे कैमिलियो गोल्गी, जो कि इन्होंने बताया कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, flattened sacs arranged approximately parallel to each other, the stacks called cisterns. These membranes often have a connection with membrane 2ER and therefore constitutes another portion of complex cellular membrane system. कुछ नहीं, मैं एक आसान भाषा में, आसान से शब्द में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गोल्गी apparatus को पहले जो डिस्क्राइब किया था वो व्यक्ति था कैमिलो गोल्गी। इसमें क्या होता है? एक सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है, वेसिकल यानी बैग्स। ठीक है, तो एक छोटा सा मेम्ब्रेन बाउंड बैग होता है जो कि अरेंज होता है पैरेलली एक दूसरे के। तो ये जो स्टैक्स होते हैं या बैग्स होते हैं जो पैरेलली एक दूसरे का अटैच्ड होते हैं ना, अरेंज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिस्टर्न्स। तो ऐसे मेम्ब्रेन्स में ऑफन हैव अ कनेक्शंस विथ मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे मेम्ब्रेन्स में कनेक्शन इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और भी बातें। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। अब देखो गोल्गी apparatus का काम क्या है? जो भी सिंथेसाइज मटेरियल है किसके नज़दीक? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक, उसको पैक करता है और डिस्पैच करता है वेरियस टारगेट। कहाँ? इनसाइड और आउटसाइड सेल। सेल के इनसाइड और आउटसाइड क्या करता है? डिस्पैच करता है और पैक करता है मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक। किसके द्वारा? गोल्गी apparatus के द्वारा। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज। इसका और क्या फंक्शन है गोल्गी apparatus का? स्टोरेज का भी काम करता है भाई। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल, जो प्रोडक्ट रहता है उसको मॉडिफाई भी करता है और साथ में पैकेजिंग भी करता है। ठीक है, सो इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम अ सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus। अब कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो मे भी बने होते हैं सिंपल शुगर गोल्गी apparatus। देखो
कम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। कम्प्लेक्स शुगर जो बने होते हैं ना कुछ केसेस में वो सिंपल शुगर से बने हो सकते हैं। किसके अंदर? गोल्गी अपैरेटस के अंदर। सो गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। याद रखना गोल्गी अपैरेटस किस में इन्वॉल्व रहता है? लाइजोसोम के फॉर्मेशन में भी। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। याद रखना, बिल्कुल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, मतलब बाद में क्या, अब आगे बढ़ते हैं यार। याद रखना लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। एक लाइन है छोटा सा, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमिलो गोल्गी के बारे में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं भाई, ये टाइम पास करेगा बंदा। आपको पता तो चली गया लाइजोसोम्स कहाँ बनता है भाई, गोल्गी अपैरेटस की मदद से बनता है। ठीक है, सो स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब देखो लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, सैक्स यानी कि बैग होते हैं, थैले छोटे छोटे समझ लो, है ना, और जो कि फील्ड होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स भरे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, सो दीज एंजाइम लाइजोसोम एंजाइम आर मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लाइजोसोम जो होते हैं एंजाइम में कैसे बने होते हैं, किससे बने होते हैं? सो लाइजोसोम्स आर मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो लाइजोसोम आर काइंड ऑफ बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अब लाइजोसोम क्या होता है ना, बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल होता है। जो भी बेस्ट डिस्पोजल है वो उसमें डालो, वो उसको गला के ख़त्म कर देगा, मतलब सिंपली उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, है ना। सो these help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out of the cell organelle। अब क्या करता है, जैसे कुछ सेल ऑर्गेनल है वो क्या हो गया है, वो क्या हो गया, फंगस हो गया, या फिर तो वो सही नहीं है, वो इम्प्योर हो गया है, फिर तो वो डीके हो गया, डाई हो गया वो सेल, तो उसको वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसको लाइजोसोम्स का ना सुसाइड बैग भी बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, आगे आएगा कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ेंगे, सुसाइड बैग भी इसीलिए इसको बोलते हैं। ओके, और क्या करता है, क्लीन करता है सेल को, फॉरेन मटेरियल डाइजेस्ट करता है, जैसे कि जो भी मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टिव है, उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है लाइजोसोम्स, है ना, अपने बैग में डाल के। सिंपल सी बात है। सो फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन लाइजोसोम्स विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल सब्सटेंस। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है लाइजोसोम्स। ठीक है, सो lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes and capable of breaking down all organic material during the यहाँ तक समझ में आ गया ना कि पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होल्ड करता है, इसीलिए ब्रेक डाउन करता है सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। क्लियर है यहाँ तक? और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस बनाता है। ठीक है, कहाँ होता है, एक बार फिर से, कहाँ ये बनता है डाइजेस्टिव एंजाइम? RER में, नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, चलो अब देखो, सो लाइजोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अगर लाइजोसोम फटा, सुसाइड बैग इसीलिए इसको कहते हैं भाई, अगर लाइजोसोम फटा, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के एंजाइम से एसिड है। ठीक है, अगर ये फटा तो अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेगा, अगर अपने सेल डाइजेस्ट कर लेगा तो भाई मर जाओगे ना। ठीक है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं लाइजोसोम्स को। ठीक है, लाइजोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम, अगर ब्रस्ट कर जाता है तो इसके एंजाइम डाइजेस्ट कर जाएंगे अपने खुद के सेल। ठीक है, इसलिए सुसाइड बैग भी कहता है, याद रखना बाबू। बाबू नहीं यार, भैया। ठीक है, चलो बाबू नहीं, ओके, बाबू कोई अपने बेबी को बोलो। ठीक है, चलो मैंने गलती से बाबू बेबी बोल दिया। खैर, मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, तो इस बात पे चर्चा करना ही बेकार है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया पे अगर आया तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो बचपन में पढ़ते आ रहे हो भाई, क्लास 6 में पढ़े होगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, चलो, सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज अ पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अब देखो आउटर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, पोरस होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, डीपली फोल्डेड होते हैं। ठीक है, सो दिस फोल्ड इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट होता है। एटीपी मतलब एटीपी एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट होता है। शायद इसमें दिया नहीं दिया, हाँ दिया है भाई, एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट। ओके, सो देखो अब क्या करता है, तो यही जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे 2 मेम्ब्रेन का कवरिंग है, तो आउटर मेम्ब्रेन इसका पोरस है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। तो ये जो फोल्ड है ना, यही इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ एटीपी, जो कि जनरेट करता है केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ओके, सो दीज फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। सो the energy required for a various chemical activity needed for life is released by mitochondria। so अब इसमें जो एनर्जी लगती है, जो रिक्वायर्ड होती है, वो रिलीज करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। तो किसके फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है, फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में, एटीपी एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। ठीक है, के मॉलिक्यूल के फॉर्म में। सो एटीपी इज द नोन एज द एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज कर रहा है एटीपी के फॉर्म में, इसीलिए एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी की तरह इसको यूज करते हैं सेल में। ठीक है, कि भाई पैसे दो, ले लो एनर्जी। ठीक है, सो द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी।
तो जो बॉडी एनर्जी स्टोर करती है वो एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क या फिर नए कंपाउंड बनाने के लिए। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। अब देखो भैया, सबसे पहली बात एकदम माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज अजीब ऑर्गेनल्स है, मतलब अलग है, सबसे अलग अजीब है, यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये खुद अपना डीएनए और राइबोसोम्स ओन करता है भाई। इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना खुद के डीएनए खुद के राइबोसोम्स होते हैं, पता है? ओके, सो देयरफॉर क्यों माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन्स खुद बनाने में सक्षम है। समझ में आ गई बात? डीएनए और राइबोसोम्स ओन करता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना लेता है ना। अब बात करते हैं प्लास्टिड पे। भाई कितने चैप्टर, कितने पेजेस और है? अरे भाई ख़त्म कहानी, चलो आ जाओ। प्लास्टिड की बात करता हूँ, ध्यान से समझना भाई बहन जो भी है ना। ओके, हु इज वाचिंग? प्लास्टिड जो प्रेजेंट होता है केवल प्लांट सेल में। पहली चीज़, प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होता है? केवल प्लांट में। अगर ऑप्शन आ गया CDS CAPF में भाई तो हलवा उड़ा डालोगे। याद रखना, प्लास्टिड केवल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। ओके, तो प्लास्टिड के दो टाइप होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि कलर्ड होता है प्लास्टिड। दूसरा होता है लिक्योप्लास्ट जो कि वाइट होता है, फिर कलरलेस होता है। बात करते हैं फिर से, प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट होता है और दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। वाइट है फिर कलरलेस है फिर कलर्ड बोल दो भाई, क्रोमोप्लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट, बात खत्म। सो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब देखो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है ना भैया कि पिगमेंट कंटेन होता है, इसीलिए उसका कलरफुल होता है, वो कलर्ड होता है प्लास्टिड। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल होता है, इसीलिए उसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। समझ में आ गई? क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए। किसमें? प्लांट्स में, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के एडिशन में येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट आर ए प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है ना, प्राइमरली ऑर्गेनल्स स्टोर्ड होता है मटेरियल में, जैसे स्टार्च स्टोर होगा, ऑयल होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है। क्या होगा? स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन किसमें? ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस भी होता है, वाइट होता है, ठीक है, प्लास्टिड। सो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या होता है भाई? जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है उसमें कंसिस्ट होता है न्यूमरस, बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर जो कि मटेरियल में एम्बेडेड होते हैं, उसी को स्ट्रोमा कहते हैं। लो भाई स्ट्रोमा यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, स्ट्रोमा, ठीक है। चलो, सो दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। सो दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल। देखो प्लास्टिड क्या सिमिलर होता है थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका जो रहता है, क्यों? क्योंकि लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जैसा कि अगर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा, इसके अपने डीएनए है, अपने राइबोसोम से, और माइटोकॉम खुद के प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसीलिए प्लास्टिड भी क्या करता है, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है भाई, इसलिए सिमिलर है थोड़ा। वैक्यूल्स की बात कर ले हम, तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स क्या होता है? एक स्टोरेज सैक्स होता है, किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए। सो वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज एनिमल सेल्स विद वाइल्ड प्लांट्स हैविंग लार्ज वैक्यूल्स। आप मेरी बात समझना, आप स्मॉल साइज वैक्यूल्स किस में होते हैं? एनिमल सेल में होते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं? लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, याद रखना। वैक्यूल्स यानी स्टोरेज थैला मान लो भाई, ठीक है, एक बैग है, ले लो, छोटा वाला किस में? बोलो बोलो बोलो, प्लांट में। बड़ा वाला थैला ए बना दिया इतना बड़ा, किस में? एनिमल में, ठीक है। चलो भाई मजाक हो गई। सो वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड, यहाँ तक तो बात हो ही गई यार हमारी। सो सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द सम प्लांट ऑल्सो में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो ऑक्यूपाई करता है, किसी भी सेल में ऑक्यूपाई कर सकता है 50 से 90% सेल वॉल्यूम का, सेल का जितना वॉल्यूम है उसका। सो इन प्लांट सेल वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। देखो प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल वैक्यूल्स क्या करता है? फुल सेल सैप होता है और वो प्रोवाइड करवाता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। कौन? फुल सेल सैप, फुल ऑफ सेल सैप प्लांट सेल वैक्यूल्स, ठीक है ना, प्रोवाइड करवाता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल। मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ
of the plant cell are stored in the vacuole. These include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. अब देख लो भाई, प्लांट सेल वैक्यूल्स में क्या क्या स्टोर करता है, एमिनो एसिड, शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स को भी. इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम. अब देखो अमीबा जैसे लोगों में क्या होता है, सिंगल सेल वाले भाई में कि फूड वैक्यूल होता है, वो क्या करता है अपना फूड आइटम को रखता है और उसमें कंज्यूम करता है ज़रूरत पड़ने पे बस. सो इन सम अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ और स्पेशलाइज वैक्यूल होते हैं ऑल्सो पे. देखो यहाँ पे सिंगल सेल था, यहाँ पे भी यूनि मतलब एक ही होता है भाई, सिंगल होता है. ओके, सो स्पेशलाइज वैक्यूल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. जो कि क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं एक्सेस वाटर को या फिर तो वेस्ट को सेल से. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल वैक्यूल से. कैन यू नेम द ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडी द कंटेन ऑन जेनेटिक मटेरियल. अभी बात तो कर चुके हैं इतने सारे भाई, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल डिस्ट्रॉय ड्यू टू सम फिजिकल कम्युनिकेशन व्हाट विल हैपन. कुछ नहीं है. लाइजोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग. भाई सिंपल सी बात है, अभी पढ़ चुके हैं यार. उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, फटेगा अपने सेल खुद खा लेगा. प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल बट रेफरेंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण बहुत सारे भाई ऊपर पढ़ चुके हैं सब सारे क्वेश्चन. ठीक है, इसको डिस्कस करने से बेवकूफ़ी होगी, इसलिए मैं नहीं डिस्कस करने वाला. अब यहाँ पे बात करते हैं. सो द सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल डिवीजन, सो द प्रोसेस बाई विच न्यू सेल आर मेड कॉल्ड सेल डिवीजन. बस सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, मिटोसिस मिटोसिस मियोसिस. मिटोसिस मियोसिस मिटोसिस मियोसिस याद है. सो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड ग्रोथ. आप समझो मेरी बात. सेल डिवीजन जिसमें मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड होते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए. मतलब क्या होगा भाई, सेल क्या होंगे, ये टूट के अब अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए. तो किस लिए डिवाइड होंगे, ग्रोथ के लिए. तो जो ग्रोथ के लिए डिवाइड होंगे उसको मिटोसिस करेंगे. जो सेल डिवाइड होंगे किसके लिए, ग्रोथ के लिए, उसको मिटोसिस कहेंगे. तो इस प्रोसेस में ईच सेल कॉल्ड मदर सेल. जैसे देखो भाई, मदर सेल है, इससे दो सेल टूट के बने, ये क्या है, मिटोसिस का एग्जाम्पल है. ठीक है, सो डिवाइड हुआ, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाए. तो डॉटर सेल हैव द सेम मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम. सेम मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम है उसके डाइटर मदर सेल से जो टूट के बने हैं. ठीक है ना, ग्रो हुए हैं. डिवाइड हुआ क्यों, ग्रो होने के लिए ना भाई, उसको मिटोसिस बोलते हैं उसको. सो हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ और रिपेयर टिश्यू में ऑर्गेनिजम्स के. सो स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल प्लांट्स डिवाइड फ्रॉम जेमेट्स. अब देखो स्पेसिफिक सेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं वो क्या होते हैं, टिश्यू एनिमल या प्लांट के डिवाइड करते हैं जेमेट्स में, जो कि विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव आफ्टर ऑफस्प्रिंग. अरे कुछ नहीं यार. सो द डिवाइड बाई डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मिटोसिस. आप समझो, विच इन्वॉल्व टू कंसेक्यूटिव डिवीजन. अब मिटोसिस में दो डिवीजन्स होते हैं, ये मेरी बात यहाँ पे समझो. स्पेसिफिक सेल जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू एनिमल प्लांट में डिवाइड होते हैं, जेमेट्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे ये इनके पेरेंट्स बने हैं, ये इनके. सो ऑस्ट्रिन दे डिवाइड बाय डिफरेंट सेल कॉल्ड मिटोसिस विच इन्वॉल्व द टू कंसेक्यूटिव डिवीजन. अब देखो कौन कौन से कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं, देख लो. कितने बज गए यार, ओके 12 बजने को आया है, कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cell. अब जब meiosis से डिवाइड होता है तो 4 नए सेल बनाता है. ठीक है, उसमें देखो 2 बना रहे थे मदर सेल से टूटने के बाद, 2 डॉटर सेल. इंस्टेड ऑफ जस्ट 2, 2 नहीं बनाते, इसमें 4 सेल बनाते हैं. द न्यू सेल ओनली हैव अ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम मोर देन दैट ऑफ मदर सेल. देखो जो नया सेल बनता है ना, उसमें क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं उसके मदर सेल से. मदर सेल में जैसे कि एग्जांपल, मदर सेल में कितने 4 दिख रहे हैं तो 2 2, यहाँ इसके 2 2 2 2 2 2 हाफ जितने रहते हैं उसमें हाफ रहते हैं. ठीक है, म्यूसिस में. चलो यार, बाकी अब क्या ख़त्म हो गया. जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल. ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग. अगर सुबह में देख रहे हो तो, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट भाई. दोपहर में देख रहे हो उसके लिए क्या ही बोलूँ मैं. देख के खाना खा के सो जाओ यार. चलो चिल करो. जय हिंद.